क्या असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरेंगे? क्या असदुद्दीन ओवैसी 2020 चुनाव से भी बड़ा कारनामा 2025 में करेंगे? क्या प्रशांत किशोर बिहार की सत्ता में दशकों से बैठ रही जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी पार्टियों को 2025 चुनाव में सेटबैक देंगे? और अंत में क्या बिहार की जनता इस बार बिहार में बदलाव होने देगी या फिर वही रिपीट टेलीकास्ट? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज और मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। और आज के अपने पॉलिटिकल वीडियो में इन्हीं सभी सवालों पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इसी साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। यहाँ की जनता को लुभावने वादों की न जाने कितनी सौगात दे रही है। लेकिन इसी बीच बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर दो नाम ऐसे हैं जो दशकों से सत्ता पर बैठी इन पार्टियों के रंग में भंग कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का, जो ये रंग में भंग वाला काम 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के लिए कर चुके हैं। वरना 2020 में आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। और इस बार भी कहीं असदुद्दीन ओवैसी 2020 वाला फ्लैशबैक दे दे तो आरजेडी क्या बीजेपी, जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए मामला बिगड़ सकता है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2020 में ओवैसी की एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उनके 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिस बात को लेकर आज भी ओवैसी खार खाए बैठे हैं कि कैसे आरजेडी और तेजस्वी यादव से इसका इंतकाम लूं। और 2025 का चुनाव ओवैसी के लिए बस वही मौका है। तभी तो हाल ही में ओवैसी के बिहार दौरे के बाद से ऐसी कवायद तेज हो गई है कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी अपने कोर एरिया सीमांचल से अपने नॉन कोर एरिया मिथिलांचल तक 50 सीटों पर चुनावी बिगुल फूकेगी, जिसके बाद से ही महागठबंधन और एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है कि कहीं ओवैसी बिहार के 17.5% मुस्लिम आबादी पर पिछले चुनाव से थोड़ा भी ज्यादा अगर असर डाल दे तो उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएगी। ऊपर से एक और बात जो काफी चर्चा का केंद्र रहेगी इस चुनाव में बिहार की जनता के बीच कि ओवैसी जो आमतौर पर सरकार के फैसलों के हिमायती नहीं रहते हैं, किसी भी मुद्दे पर हमेशा उनका स्टैंड सरकार के स्टैंड से अलग रहता है। तो फिर उन्होंने कैसे सबसे अलग और सबसे ज्यादा भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर को पूरा सपोर्ट किया। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद को जमकर लताड़ा। भारत और पाकिस्तान युद्ध में सरकार के साथ हर मोर्चे पर खड़े रहे और पाकिस्तान की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। और बस इन्हीं तमाम प्रकरण को देखकर लग रहा है कि ओवैसी इस बार बिहार चुनाव में एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के मूड में है, किंग मेकर बनने की तैयारी में है। क्योंकि ये बात उनको भी पता है अच्छे से कि फिलहाल उनकी कट्टर हिंदू विरोधी वाली छवि धूमिल हुई है। साथ ही वो हिंदुओं के बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसी हिंदू नेता से अधिक पॉजिटिव वे में फेमस हुए हैं। और अब आते हैं अपने दूसरे नाम पर, जो है बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार
प्रशांत किशोर, जिनका भी 2 अक्टूबर 2022 से यही दृढ़ संकल्प है कि बिहार को आगामी चुनाव में महागठबंधन और एनडीए वाली बीमारी से मुक्त कराया जाए और राज्य में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करे जहां रोजगार, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी चीजों के लिए यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, वहां जाकर धक्का और गाली ना खाना पड़े, जिसके लिए प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों को समझाने में लगे हैं। यहाँ तक कि बिहार के लोग कितना समझे हैं उनकी बातों को, उसका एक लिटमस टेस्ट लेने के लिए वो बिहार में हुए पिछले साल 4 सीटों पर उपचुनाव भी लड़े, लेकिन वहां उनका रिपोर्ट कार्ड 0 रहा, जमानत जब्त हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी की हार के एक्स फैक्टर साबित हुए। हालांकि उनकी पार्टी जनसुराज ने 10% वोट लेकर ये जरूर बता दिया कि बिहार की राजनीति में कुछ नया करने का मादा तो रखती है, क्योंकि किसी नई पार्टी के लिए बिहार जैसे राज्य में 10% वोट पाना आसान नहीं है और शायद इसीलिए प्रशांत किशोर अपनी हर रैली, भाषण और यात्रा में कहते हुए नजर आते हैं कि वो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार को बदहाली की राह पर ढकेलने वाले अब तक के हुक्मरानों को जनता के साथ मिलकर सबक सिखाएंगे। खैर, यहाँ एक बात जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये कि प्रशांत किशोर भी अब मंझे हुए नेता की तरह बिहार के जातीय समीकरण को साधने में लगे हैं, क्योंकि उनको भी ये अच्छे तरीके से पता है कि बिहार में जाति जाने से भी नहीं जाती और शायद इसीलिए उन्होंने घोषणा की है कि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी 243 कैंडिडेट्स में से अति पिछड़ा समाज से 75 लोगों को चुनावी जंग में उतारेगी, वहीं 75 सीटें मुस्लिम समाज के लोगों को देगी, जिसके लिए वो हमेशा कहा करते हैं कि लालू और कांग्रेस ने सिर्फ बिहार के मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह चुनाव में इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारी पार्टी इनको इनका हक दिलवाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्रशांत किशोर आप सबकी आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक समय में ब्लू आइड बॉय रहे आरसीपी सिंह से चुनाव में जातीय गोलबंदी करने के लिए हाथ मिलाया है, ताकि नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को डेंट कर सके। और अगर वाकई प्रशांत किशोर अपने जातीय समीकरण, हिंदू मुस्लिम समीकरण को भुनाने में जरा भी कामयाब हो गए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों को सत्ता तक पहुंचने में जोड़ तोड़ मगर जैसी चीजों में उलझना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं, प्रशांत किशोर की जनसुराज और ओवैसी की एआईएमआईएम को महागठबंधन वाले बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए वाले ओवैसी की एआईएमआईएम को कांग्रेस और आरजेडी की बी टीम बोलते हैं। अब आते हैं अपने अंतिम सवाल पर, क्या बिहार की जनता अपने मुख्य 2 राजनीतिक विकल्प महागठबंधन और एनडीए को छोड़कर किसी तीसरे या चौथे विकल्प को सदन में इतनी ताकत देगी जो उनकी दशकों से चल रही मूलभूत समस्याएं जैसे बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य को उठाए, उसका समाधान करे? सवाल काफी विचारणीय और प्रश्नवाचक है, क्योंकि बिहार के लिए एक कहावत है, बिहार में वोट कास्ट नहीं किया जाता, कास्ट पर वोट किया जाता है। लेकिन वर्तमान में बिहार जैसे
गरीब राज्य की एक काली सच्चाई ये भी है कि यहाँ के लोग अब कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए के बार बार रिपीट टेलीकास्ट से उब चुके हैं। वो बिहार में बदलाव चाहते हैं, यहाँ की सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, ताकि वो अपनी कर्म भूमि पर वो सभी चीजें करें जिसके आज वो किसी और राज्य की पृष्ठभूमि को चुनते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।